सो हेलो सोल्जर्स, वेलकम टू इज स्पार्क और मैं हूं आपका मेंटर संतोष सर। सबसे पहले कैसे हो आप लोग? उम्मीद है सारी चीजें बढ़िया ही होंगे, पढ़ाई लिखाई भी चल रही होगी, ठीक है। और बेटा, दिस इज द टाइम व्हेन योर क्लास नाइन्थ एग्जाम इज रनिंग ऑन, ठीक है। मतलब ये ऐसा टाइम है जब आपके क्लास नाइन के एग्जाम्स जो है वो होने वाले होंगे, ठीक है। सो ऑल ऑफ यू सारे सब्जेक्ट को प्रॉपरली प्रिपेयर करो और अपनी एग्जाम्स दो, ठीक है, ताकि तुम क्लास टेंथ में एंटर कर पाओ, ठीक है। तो इस प्रिपरेशन के साथ साथ क्लास टेंथ के प्रिपरेशन के साथ साथ आपको क्लास नाइन की भी प्रिपरेशन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग उस पर भी क्या करेंगे, फोकस करेंगे, ठीक है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि देयर द टू स्टेप्स इन द फोटोसिंथेसिस, ठीक है। दो ऐसे मेजर स्टेप्स थे जो कि फोटोसिंथेसिस में हो रहे थे, दो फेज थे, दो रिएक्शंस थे, ठीक है। एंड वन था आपका लाइट रिएक्शन एंड सेकंड वन जो है आपका आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, दिस इज द डार्क रिएक्शन, ठीक है। सो जो लाइट रिएक्शन था बेटा, ठीक है, उसके बारे में हम लोग ने बहुत सारी चीजें समझी थी, बहुत सारी चीजें पढ़ी थी। एटीपी का फॉर्मेशन हम लोग ने किया था, NADPH2 का फॉर्मेशन हम लोग ने किया था, फोटोलिसिस ऑफ वाटर हम लोग ने पढ़ा था, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी हम लोग ने पढ़ा था, क्लोरोफिल एक्टिवेशन हम लोगों ने पढ़ा था, डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस पढ़े थे। वो सारी चीजें, ठीक है, जो आप लोग पढ़े हो, ठीक है, उन सारी ही चीजों का दोबारा से हम लोग रीयूज करने वाले हैं इन द डार्क रिएक्शन, ठीक है। ये बहुत मजा आने वाला है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, मतलब आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हो, हम आई बटन में आपको लिंक दिए हुए हैं, ठीक है। आप आई बटन में जाकर के उसको आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है, वो वाली वीडियो आप देख सकते हो, ठीक। फर्स्टली हम लोग यहाँ पे डार्क रिएक्शन को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, देन अब हम लोग समझेंगे कि इसको डार्क रिएक्शन क्यों कहते हैं या इसकी डिस्कवरी किसने की थी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से, ठीक। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर कहा जाए कि जो डार्क रिएक्शन है, तो डार्क रिएक्शन को सबसे पहले कैल्विन कैल्विन नाम के एक साइंटिस्ट थे जिसने सबसे पहले इस रिएक्शन को क्या किया था, ऑब्जर्व किया था। और दैट्स व्हाई इनके नाम पर इस साइकिल का, मतलब डार्क रिएक्शन का नाम क्या होता है, कैल्विन साइकिल भी कहते हैं, ठीक है। डार्क रिएक्शन को और क्या कहते हैं, कैल्विन साइकिल भी कहते हैं। चलिए देखते हैं इसको, ठीक है। देखिए यहाँ पे कहा गया है क्या, इट इज ऑल्सो नोन एज, मतलब जो डार्क रिएक्शन होता है इसको ऑल्सो हम लोग क्या कहते हैं, बायोसिंथेसिस फेज। मतलब या तो हम इसको क्या कहें, बायोसिंथेसिस फेज कहते हैं, ठीक है, या हम इसको, ठीक है, C3 साइकिल कहें, ब्लैकमैन रिएक्शंस कहें, कैल्विन साइकिल कहें, ठीक है। दिस इज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेम ऑफ डार्क रिएक्शन, ठीक है। डार्क रिएक्शन के कई सारे नाम हैं, बहुत सारे नाम हैं, और वो सभी नाम आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, जिसमें से फर्स्ट है आपका बायोसिंथेसिस फेज। बायोसिंथेसिस का मीन्स क्या होता है, जब बायोलॉजिकल वर्ल्ड के लिए एनर्जी का फॉर्मेशन किया जाए, मीन्स फूड का फॉर्मेशन किया जाए, तो दैट टाइप ऑफ फेज इज कॉल्ड द बायोसिंथेसिस फेज, ठीक है। बायोलॉजिकल वर्ल्ड के लिए किसका फॉर्मेशन, फूड का फॉर्मेशन किया जा रहा है, ठीक है। दैट्स वाई इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, बायोसिंथेसिस फेज कह रहे हैं, ठीक है। C3 साइकिल क्यों कहते हैं, देयर आर टू टाइप ऑफ प्लांट, ठीक है। C3 साइकिल मोस्टली अगर एक तरह से देखा जाए तो तीन कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं इस साइकिल में पार्टिसिपेट करते हैं, देन जाकर के एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। दैट्स व्हाई इसको हम लोग क्या कहते हैं, एज अ C3 साइकिल भी कह सकते हैं, ठीक है। अंडरस्टैंड, C3 साइकिल, ठीक। ब्लैकमैन रिएक्शन, ठीक है, ब्लैकमैन ने और कैल्विन ने मिल करके इन दोनों चीजों को क्या किया था, डिस्कवर किया था। दैट्स व्हाई इसको हम लोग ब्लैकमैन रिएक्शन या कैल्विन रिएक्शन भी कहते हैं, या कैल्विन साइकिल भी कहते हैं, ठीक है। अंडरस्टैंड। देखो, इट इज एक्चुअली लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन विच कैन नॉट अकर विच कैन अकर बोथ लाइट एज वेल एज डार्क, ठीक है। ध्यान से समझो, लाइट रिएक्शन में हम लोग ने कहा था कि जो क्लोरोप्लास्ट था, डायग्राम याद होगा, ठीक है, नहीं याद है तो एक बार फिर से आप लोग उसको चेकआउट कर लेना, ठीक है। तो देखो, जो डायग्राम था उस डायग्राम में हमने कहा था कुछ कॉइल लाइक स्ट्रक्चर थे जिसको हम लोग क्या कह रहे थे, एज अ ग्रेना कह रहे थे, ठीक है। अब ग्रेना के जस्ट साइड साइड में कुछ ऐसे फ्लूइड मैट्रिक्स वाले रीजन थे जिसको हम लोग क्या कह रहे थे, आइस्टोमा कह रहे थे, ठीक है। देखो, ग्रेनम रीजन में लाइट प्रेजेंट थी, और जो लाइट रिएक्शन थी वो ऑलवेज प्रेजेंस ऑफ लाइट ही परफॉर्म हो सकती है, बिकॉज कि जो लाइट थी, ठीक है, वही सबसे पहले तो आकर के क्लोरोफिल को जगा रहा था, वही तो एक्टिव कर रहा था क्लोरोफिल को ना। जब वो एक्टिव किया क्लोरोफिल को, जैसे ही क्लोरोफिल क्या हुआ, एक्टिव हुआ, वो तुरंत क्या किया, इलेक्ट्रॉन निकालना शुरू किया। विदाउट लाइट कोई प्रोसेस हो ही नहीं सकता था ना। बट यहाँ पे कहा गया है कि जो आपका डार्क रिएक्शन है, इसमें ये मैटर नहीं करता कि वहां पे लाइट प्रेजेंस हो या लाइट प्रेजेंस ना हो,
ठीक है, क्लियर, सिंपल बेटा। एज ए स्टोरी की तरह जहां से हम लोग ने वहां पे खत्म किया था लाइट रिएक्शन में, वहीं पे हम लोग यहाँ से डार्क रिएक्शन में स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, आपको बस क्या करना है, एक दूसरे लेक्चर को कनेक्ट करते हुए चलना है। ठीक है, एंड साथ ही साथ हार्ट टू हार्ट कनेक्ट भी होना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि जब ये कनेक्ट होगा, ठीक है, एंड ब्रेन टू ब्रेन कनेक्शन होना चाहिए, जब ये कनेक्ट होगा तो चीजें बहुत सिंपल लगेंगी और आप डेफिनेटली बेटा बहुत ही अच्छे से सारी चीजों को समझ जाओगे विदाउट कोई आपको एक्स्ट्रा लोड दिए हुए। ठीक है, बहुत सिंपल है बायो, बस उस तरह से आपको पढ़ना होगा, उस तरह से आपको समझना होगा। ठीक है, क्लियर, चलिए अच्छा देखते हैं यहाँ पे। सो पढ़ते हैं पहले। ठीक है, देखो, इट इज एक्चुअली लाइट इंडिपेंडेंट, मतलब कहा गया है सिंपल सी चीज कि जो लाइट रिएक्शन की जब लाइट का प्रेजेंस होता है वो तभी परफॉर्म हो सकता है, बट डार्क रिएक्शन ऐसा रिएक्शन है या कैल्विन साइकिल एक ऐसा साइकिल होता है जिसमें लाइट का कोई रोल ही नहीं। ठीक है, लाइट प्रेजेंस होगी तो भी ये परफॉर्म होगा, लाइट नहीं प्रेजेंस होगी तो भी ये परफॉर्म होगा, मतलब कोई भी केस हो, लाइट प्रेजेंस हो या ना हो, दोनों ही केस में ये क्या होता है, डार्क रिएक्शन परफॉर्म होता है। क्लियर, चलो आगे देखो। द नेक्स्ट सॉरी द एसिमिलेटरी पावर जनरेटेड इन द लाइट रिएक्शन, ठीक है, मतलब वो एसिमिलेटरी पावर जो कि लाइट रिएक्शन में जनरेट की गई थी, किसकी किसकी बात की जा रही है बेटा, आपको पता है ना क्या? वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छी। एटीपी एंड एंड शाबाश, एन ए डी पी एस टू, और इसे टू मॉलिक्यूल्स है, दैट्स व्हाई यहाँ पे हम लोग और क्या कह सकते हैं, फोर ना। ठीक है, ये चीजें बनी हुई थी वहां पे, समझ में आया? वही द एसिमिलेटरी पावर जनरेटेड इन द लाइट रिएक्शन, जो लाइट रिएक्शन में बनी थी, व्हाइल इट इज यूज्ड इन द नेक्स्ट स्टेप, जो कि अब अगले स्टेप में यानी कि डार्क रिएक्शन में क्या होने वाला है, यूज होने वाला है। ठीक है, जो लाइट रिएक्शन में क्या हुई थी, फॉर्मेशन हुआ था एसिमिलेटरी पावर्स का, यानी कि एटीपी का फॉर्मेशन हुआ था, NADPH2 का H2 यानी कि 2 NADPH4 का फॉर्मेशन हुआ था। उन्हीं चीजों को अब हम लोग यहाँ पे डार्क रिएक्शन में क्या करने वाले हैं, यूज करेंगे और फिर ये साइकिल को हम लोग कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है, देखो, व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज यूटिलाइज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट की बात की जा रही है। एज नॉर्मली जो हम लोग कार्बोहाइड्रेट लेते हैं वो हम लोग C6H12O6 की ही बात करते हैं, दिस इज द ग्लूकोज मॉलिक्यूल। क्या है बेटा, ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ठीक है, सो मीन्स सिंपल, क्लियर, जो पावर लाइट रिएक्शन में बनी थी, ये दोनों, इन दोनों का यूज हम लोग क्या करेंगे, एज अ डार्क रिएक्शन में करेंगे, डार्क रिएक्शन में करेंगे, और किसका फॉर्मेशन करने के लिए, ग्लूकोज यानी कि कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करने के लिए। क्लियर, सारी चीजें क्लियर हैं? ठीक है, समझ में आ रहा होगा वो पे सारी चीजें अच्छे से। ठीक, देखो, जब कार्बन डाइऑक्साइड को तोड़ करके कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन किया जाता है तो वही एसिमिलेटरी पावर यूज की जाती है, जो कहाँ बनता है, आपके लाइट रिएक्शन में बनता है। क्लियर हो गया? ठीक है, चलो देखो आगे। इट इज इट इज अ साइक्लिक प्रोसेस, मतलब कहा गया है कि जो डार्क रिएक्शन होता है ये एक साइक्लिक प्रोसेस है, जो कि साइकिल के फॉर्म में कॉन्टिन्यूअस इस तरह से चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, ये कभी रुकता नहीं है, बिकॉज लाइट इंडिपेंडेंट है। ठीक है, लाइट प्रेजेंट होगी तो भी चलेगा, लाइट अब्सेंट होगी तो भी चलेगा, मतलब एक साइकिल जैसा है और वो कॉन्टिन्यूअस क्या होता रहता है, प्लांट में चलता रहता है। ठीक है, अब आगे कहा गया है विच इज अकर इन द स्ट्रोमा पार्ट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, मतलब क्लोरोप्लास्ट का जो स्ट्रोमा वाला पार्ट था, मतलब जो मैट्रिक्स वाला पार्ट था, जो कि डार्क पार्ट था, उसी पार्ट में आपका ये डार्क रिएक्शन यानी कि जो कैल्विन साइकिल है ये परफॉर्म होता है। ठीक है, इट इज हाईली एंजाइमेटिक प्रोसेस, देखो इसमें ढेर सारे एंजाइम्स यूज किए जाते हैं। ठीक है, आगे हम लोग जब उस साइकिल के बारे में समझेंगे, हम लोग साइकिल के बारे में देखेंगे, तो वो सारी चीजें जब हम लोग समझने की कोशिश करेंगे तो हम लोग पाएंगे कि इस मतलब प्रोसेस में ढेर सारे आपके क्या है एंजाइम्स हैं, जो कि क्या होते हैं, यूज किए जाते हैं, और इस एंजाइम का जो हीरो होता है वो होता है आपका RUBP, RUBP, रिबुलोज बिस फॉस्फेट कहते हैं इसको हम लोग। इट इज द हीरो ऑफ द स्टोरी। ठीक है, ये जो डार्क रिएक्शन वाली स्टोरी है, इस स्टोरी का हीरो ही कौन है, ये
आपका आरयूबीपी यानी कि हम लोग जिसको रुबिलोज बेस फॉस्फेट कह रहे हैं, यह उस पूरे स्टोरी का हीरो है। और ये एक टाइप का क्या है बेटा, एक एंजाइम है। ठीक है, ये एक टाइप का एंजाइम है जो हम लोग आगे भी इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे कि किस तरह से हम लोग इसको हीरो क्यों कह रहे हैं या यही क्यों इंपॉर्टेंट है, तो वो हम लोग आगे भी क्या करेंगे, बात करेंगे। ठीक है, दस देखो, दस इट इज टर्म्ड एज द डार्क रिएक्शन, और इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, डार्क रिएक्शन कहते हैं। ये मतलब ये साइक्लिक होता है, स्ट्रोमा रीजन में होता है, डार्क रीजन में हो रहा है। ठीक है, देन हम लोग कह रहे हैं क्या, ये हाईली एंजाइमेटिक है, साइक्लिक है, कॉन्टिन्यूअस को परफॉर्म होता रहता है, फ्लैट प्रेजेंट हो या ना प्रेजेंट हो, और इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, एज अ डार्क रिएक्शन इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जस्ट सिमिलर टू द लाइट रिएक्शन, मतलब एकदम लाइट रिएक्शन के सिमिलरली ही यहाँ पर डार्क रिएक्शन में भी कितने स्टेप्स होते हैं, 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। दैट इज द कार्बन फिक्सेशन, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, एंड रीजनरेशन। ठीक है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड रीजनरेशन। ठीक है, ये आपके 3 स्टेप्स हैं जो कि क्या होते हैं, यहाँ पे फॉलो होते हैं, इस स्टेप में ये कंप्लीट होते हैं, ये तीनों स्टेप्स में ये पूरा आपका डार्क रिएक्शन। ठीक है, क्या होता है कार्बन फिक्सेशन, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को सबसे पहले वो जो साइकिल था कैल्विन साइकिल, उसके अंदर इसको क्या करना है, फिक्स करना है। ठीक है, सबसे पहले तो यही चीज कि जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से आया है उसको पकड़ करके कहा उस साइकिल के अंदर फिट कर दिया जाए, बैठा दिया जाए उस साइकिल के अंदर। ठीक है, पहले तो यही चीज, क्योंकि देखो हम कह रहे हैं कि एक मतलब आटा चक्की है, वो चल रही है इस तरह से, जब तक आप उसके अंदर गेहूं डालोगे नहीं तब तक क्या वो आटा बनेगा नहीं। तो सबसे पहले तो वही चीज ना कि अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करोगे उस साइकिल के अंदर एंटर करा दोगे, देन ही वो आगे क्या कर सकता है, कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन कर सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप वही है आपका क्या, कि कार्बन को फिक्स करना है कहाँ पे, उस साइकिल के अंदर। ठीक है, सेकेंड, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को क्या किया जाता है, उसका रिडक्शन किया जाता है। मीन्स कहा गया है ये कि या तो हम क्या करें, हाइड्रोजन प्रोवाइड करें या हम ऑक्सीजन निकाल लें। ठीक है, ऑक्सीजन निकालेंगे तो भी हम रिडक्शन कहते हैं, हाइड्रोजन प्रोवाइड करते हैं तो भी हम उसको रिडक्शन ही कहते हैं। क्लास 10th का केमिस्ट्री में थर्ड जो चैप्टर है शायद आई थिंक वो आपका रेडॉक्स रिएक्शन करके है केमिस्ट्री का। ठीक है, उसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन के बारे में काफी अच्छे से डिटेल में आपको पढ़ना है। ठीक है, सो यहाँ पे फर्स्टली बस हम लोग इतना समझने की कोशिश करेंगे, व्हाट इज द रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। आप इतना समझ लो, या तो हम उसको हाइड्रोजन क्या कर रहे हैं, सॉरी हाँ, या तो हम उसको हाइड्रोजन प्रोवाइड कर रहे हैं या तो हम वहां से ऑक्सीजन निकाल रहे हैं। जैसे में कि क्या होगा कि वहां पे इलेक्ट्रॉन्स की क्या होगी, एफिशिएंसी हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे, और जैसे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, इस टाइप का जो रिएक्शन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, आगे देखो, रीजनरेशन, मतलब अब रीजनरेशन क्या है, तो एक तरह से कह सकते हैं पुनः निर्माण ना, मतलब कोई चीज कोई मॉलिक्यूल है जो कि टूट जा रहा है, टूटने के बाद में उसका फिर से क्या हो, रीजनरेट होकर के वापस से आ रहा है। मीन साइकिल में तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई चीज क्या हो, ब्रेक डाउन हो रही है तो लास्ट में उसका फिर से रीजनरेशन हो जाए ताकि साइकिल को दोबारा से चलाया जा सके ना। जैसे समझो यहाँ पे एक एक करके हम लोग समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल द कार्बन फिक्सेशन। ठीक है, कार्बन फिक्सेशन क्या होता है, सो मीन्स यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं, इन दिस स्टेप कन्वर्जन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द ऑर्गेनिक मटेरियल टेक्स प्लेस। मतलब यहाँ पे सबसे सिंपल चीज है कि जो आपका ये स्टेप होता है कार्बन फिक्सेशन, ठीक है, इस कार्बन फिक्सेशन वाले फेज में कार्बन कार्बन फिक्सेशन वाले फेज में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को उस साइकिल में क्या करना है, फिट करना है, उसमें उसको फिक्स करना है। ठीक है, जिससे अब जब फिक्स करोगे तो उससे क्या होता है, एक इनऑर्गेनिक मटेरियल बन के तैयार हो जाता है। लक्ष्मी, एक इनऑर्गेनिक मटेरियल बन के क्या होता है, तैयार हो जाता है, जो कि ऑलवेज क्या होता है, उसमें अब आगे क्या करता है, अलग अलग एंजाइम्स के थ्रू उसके ऊपर एक्ट कराया जाता है और वो अलग अलग टाइप में टूटता रहता है। ठीक है, देखो यहाँ पे आगे सेकंड, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। व्हाट इज द रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कहा गया है इन दिस स्टेप एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन को ऐड किया जाए इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन, मतलब H2 के फॉर्म में।
ठीक है, टेक्स्ट बेस। यहाँ पे हम लोग ने वही कहा ना कि जब इलेक्ट्रॉन की एफिशिएंसी हो जाए, इलेक्ट्रॉन बढ़ जाए, ठीक है, दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड द रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, सो यहाँ पे भी कहा गया है कि इलेक्ट्रॉन को क्या किया जाएगा, उस साइकिल में प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे कोई साइकिल चल रही है इस तरह से, ठीक है, उस साइकिल में किसको भेजा जा रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को भेजे जा रहे हैं कॉन्टिन्यूस। ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ थिंग्स। और वो इलेक्ट्रॉन किसमें जोड़ा जाएगा, कहीं ना कहीं तो कोई प्लेस चाहिए होगा ना जोड़ने के लिए। इलेक्ट्रॉन को ऐसे डायरेक्टली तो फेंक नहीं सकते, जाओ फेंक देते सीधा जले जाओ। ठीक है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्लेस चाहिए होगा जहां से हम इलेक्ट्रॉन को जोड़ेंगे। तब जोड़ेंगे कहाँ से, जैसे ही हम इसको जोड़ेंगे तो ये यहाँ से टूट करके क्या होगा, बाहर रिमूव हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। चलो देखो आगे, रीजनरेशन। रीजनरेशन, नाउ द लास्ट स्टेप इज द रीजनरेशन। बेटा जो आपका लास्ट स्टेप है वो आपका कौन सा है, रीजनरेशन होता है। इन दिस स्टेप in sorry, this is the step in which the cycle regenerates its ingredient, that is the RUBP। मतलब अभी हमने आपको बताया था रिबुलोज बिस फॉस्फेट ना, ठीक है, जो आपका रिबुलोज बिस फॉस्फेट होता है, RUBP होता है। एक बार जब साइकिल स्टार्ट होती है तो RUBP जो होता है यही उस साइकिल को स्टार्ट करवाता है। ठीक है, यही क्या करेगा, इस साइकिल को स्टार्ट कराएगा। अब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को क्या किया जाएगा, एंट्री दी जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ गया। फिर कार्बन डाइऑक्साइड को क्या किया जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड को इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे हाइड्रोजन के फॉर्म में, इसको इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे, तो ये टूट करके बाहर निकल जाएगा। ठीक है, देन यहाँ पे और आगे हम लोग चलेंगे तो एट लास्ट कोई भी प्रोडक्ट बने, लेकिन इस प्रोडक्ट से क्या होना चाहिए, वापस से क्या बनना चाहिए, RUBP बनना चाहिए, तभी तो जाकर के आगे वाला फिर से कार्बन डाइऑक्साइड आकर के उससे जुड़ पाएगा। ठीक है, तभी तो हम लोग कहेंगे कि एक साइकिल चल रहा है। नहीं तो अगर ये ऐसे नॉर्मली चलता है लीनियर मोशन, दोबारा कभी RUBP बनता ही नहीं, तो हमको इसको लीनियर मोशन में दिखा, मतलब इस तरह से साइक्लिक फॉर्म में दिखाने की कोई जरूरत ही नहीं। तो फिर तो हम इसको लीनियर फॉर्म में दिखा सकते थे ऐसे, कि ये तो कभी बन ही नहीं रहा दोबारा, बट RUBP दोबारा बनेगा, दैट्स वाई तभी तो ये साइक्लिक फॉर्म में होगा। ठीक है, और इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि जो इंड प्रोडक्ट बनेगा उससे कुछ भी हो, लेकिन एट लास्ट वापस से क्या बनना चाहिए, आपका RUBP बनना चाहिए। यानी कि जो आपका रिबुलोज बिस फॉस्फेट है इसका फॉर्मेशन होना चाहिए। और अगर ये बनेगा मतलब ये क्या हो रहा है, रीजनरेट हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा, रीजनरेट हो रहा है। दैट्स वाई इसको हम लोग क्या कहते हैं, दिस स्टेप इज नोन एज द रीजनरेशन ऑफ रिबुलोज बिस फॉस्फेट। ठीक है, अंडरस्टैंड। चलिए, दिस इज द होल साइकिल, दिस इज द होल कैल्विन साइकिल, या हम लोग इसको कह सकते हैं दिस इज द डार्क रिएक्शन। ठीक है, जो डार्क रिएक्शन आपका परफॉर्म होता है, इसमें आप वो तीनों फेजेस को आसानी से देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो ये आपका क्या हो गया, फेज नंबर फर्स्ट, इसमें हम लोगों ने कहा फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स किया गया है। एंड दिस इज द फेज नंबर टू, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, या हम लोग यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, 3-फॉस्फोग्लिसरेट टू 3 ग्लिसरो ग्लिसरल एल्डिहाइड के फॉर्म में ये क्या होता है, कन्वर्ट होता है ग्लिसरल एल्डिहाइड के फॉर्म में ना। सो यहाँ पे हम लोग ने कहा कि रिडक्शन वाला प्रोसेस भी यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। ठीक है, एट लास्ट हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे जो थर्ड फेज है वो आपका कौन सा है, रीजनरेशन ऑफ RUBP। ठीक है, जो RUBP होता है उसका फिर से क्या किया जा रहा है, उसको रीजनरेट किया जा रहा है, उसको दोबारा से जनरेट करके फिर से साइकिल को क्या किया जाएगा, रन कराया जाएगा। ठीक है, क्लियर। चलो अच्छा, थोड़ा सा आगे समझते हैं इसको हम लोग इस तरह से, जैसे यहाँ पे कुछ ना क्या है, इसकी मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, अगर देखा जाए यहाँ पे कुछ ऐसे ये कुछ मॉलिक्यूल्स है जिनको हम लोग इक्विवेलेंट कह सकते हैं। 1 NADPSO इज इक्वल टू 3 ATP। ठीक है, एक NADPSO जो होता है वो 3 ATP के इक्विवेलेंट होता है। इन वैल्यूज को आप याद कर सकते हो एज इट इज। ठीक है, बिकॉज ये अभी आगे वाले जो हम लोग का रिएक्शन मतलब जब हम लोग रेस्पिरेशन स्टार्ट करेंगे, आपके लाइफ प्रोसेस का जो सेकंड टॉपिक रेस्पिरेशन है, जब हम लोग उसको स्टार्ट करेंगे, सो वहां पे जब हम लोग देखेंगे एज अ आपका कि जो मतलब मतलब वहां पे जो ग्लाइकोलिसिस जो परफॉर्म होता है, ठीक है, या जो क्रैब साइकिल वहां पे परफॉर्म होती है, उसमें जो एटीपी का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, उस एटीपी में हम लोग को ये चीजें, ये वैल्यू जो होंगी ये काफी हेल्प करेंगे। ठीक, ये काफी हेल्पफुल हो सकती है। दैट्स वाई यहाँ पे हमने पहले से ही आपको यहाँ पे कुछ चीजें बता दी है। यहाँ पे आप देख लो, एक NADPH2 इज इक्वल टू 3 ATP मॉलिक्यूल। ठीक है, एक NADPH2 इक्विवेलेंट होता है 3 ATP मॉलिक्यूल्स के, और एक FADH जो होता है, FADH जो होता है
ये आपके दो एटीपी मॉलिक्यूल के क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, एक जीटीपी जो होता है वो एक एटीपी, यहाँ पे एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, ये आपको गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। ठीक है, तो दोनों इक्वल इक्वल हो सकते हैं। सो यहाँ पे हम लोग ना देख रहे थे इस साइकिल के बारे में, थोड़ा सा हम इसको और एक्सप्लेन करते हैं आपको, ताकि आपको और अच्छे से इसमें कुछ क्लियर व्यू मिल सके। लाइक देखो, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करेंगे इसकी आर यू बी पी की। आर यू बी पी यानी कि रिबुलोज बिसफॉस्फेट जो होता है, अगर देखा जाए तो वो आपके कुछ इस तरह के 5 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं। 5 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं जो आपको इस तरह से दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, जिनके किनारे पे अगर हम लोग देखें एज इट इज, तो यहाँ पे आपको फॉस्फोरेट देखने को मिल जाएंगे और बीच में आपके कार्बन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, ये आपके इस तरह से क्या होता है, एक मॉलिक्यूल होता है। जैसे आप यहाँ पे भी देख सकते हो, देखो यहाँ पे एक फॉस्फेट बाहर जुड़ा हुआ है इस तरह से, सॉरी, एक फॉस्फेट यहाँ पे बाहर जुड़ा हुआ है इस तरह से, यहाँ पे भी फॉस्फेट जुड़ा हुआ है और बीच में यहाँ पे रेड वाले जो है वो सब आपके क्या है, कार्बन मॉलिक्यूल है, यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज द सिंबल ऑफ कार्बन एंड दिस इज द सिंबल ऑफ फॉस्फेट। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे आपके कितने हैं, 5 कार्बन एंड 2 फॉस्फेट। ठीक है, अब ध्यान से एक चीज बहुत ही क्लियरली सुनना, जब एक मॉलिक्यूल, ठीक है, क्या कह रहे हैं, जब एक मॉलिक्यूल आरयूबीपी यूज किया जाता है, मतलब ये साइकिल में रन करता है, ध्यान से सुनना इस बात को, जब एक आरयूबीपी जो साइकिल में रन करता है तो उस कंडीशन में एक आपका CO2 मॉलिक्यूल भी क्या होगा, यूज होगा। 1x CO2 मॉलिक्यूल क्या होगा वहां पे, यूज होगा। ठीक है, एक आरयूबीपी अगर जाएगा तो एक बार में एक कार्बन डाइऑक्साइड ही उसमें क्या होगा, यूज होगा। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा और आगे चले, तो जब एक आरयूबीपी होगा तो जो आपके ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनेंगे ये लेस देन 1 होगा, ये लेस देन 1 होगा। ठीक है, मतलब 1 से भी कम बनेंगे, ये लेस देन 1 होगा। लेस देन 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ठीक है, क्लियर। हमने कहा कि जब एक मॉलिक्यूल आपका क्या यूज हो रहा है, आरयूबीपी यूज हो रहा है, तो उसकी उस कंडीशन में एक कार्बन डाइऑक्साइड यूज होगा और जो आपके ग्लूकोज के मॉलिक्यूल बनेंगे वो कितने होंगे, 1 से भी कम होंगे। तो अगर हम चाहते हैं कि एक बार में क्या हो कि 1 मॉलिक्यूल एटलीस्ट ग्लूकोज बने, 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज एटलीस्ट क्या होना चाहिए, वहां पे बनना चाहिए। अगर हम ये चाहते हैं कि 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज वहां पे बनना चाहिए, तो सीधी सीधी चीज है कि यहाँ पे आप 3 मॉलिक्यूल्स को ले लो, किसके, 3 मॉलिक्यूल आप ले लो किसके, आरयूबीपी के। देन आप यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल ले लो किसके, CO2 के। मीन्स इस तरह से समझ लो, जब एक मॉलिक्यूल आरयूबीपी, ठीक है, इस तरह से रन करेगा साइकिल में, तो उस समय में कंडीशन में क्या होगा, एक आपका ग्लूकोज मॉलिक्यूल यूज होगा। ठीक है, क्लियर। मीन्स जो ग्लूकोज बनने वाला है वो लेस देन 1 होगा, मतलब एक से भी बहुत कम होने वाला है। ठीक है, एक मॉलिक्यूल भी नहीं बनेगा वहां पे। सो अगर हम चाहें कि हमको एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज बनाना है, तो एटलीस्ट ये साइकिल कितनी बार रन करने चाहिए, 3 टाइम्स रन करनी चाहिए। ठीक है, एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज बनाने के लिए कितने टाइम ये साइकिल रन करवाना होगा, 3 बार रन करवाना होगा। तो आप चाहो तो इसको आप 3 बार रन करवा के दिखा सकते हो, या आप चाहो तो आप एज इट इज, आपके पास एक और ऑप्शन है कि यहाँ पे आप 3 मॉलिक्यूल रख लो और एक बार रन करवा लो। देन उसमें भी आपको क्या होगा, एक मॉलिक्यूल ऑफ ये बन जाएगा, क्योंकि देखो एक एक हो रहा है, 3 बार यूज करोगे, एक यूज होगा 3 बार, तो 3 मॉलिक्यूल यूज हुआ। ठीक है, तो सिंपल सा हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग एक बार में क्या करते हैं, 3 मॉलिक्यूल्स दिखाते हैं यहाँ पे कि 3 मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड की यूज है, 3 मॉलिक्यूल्स इसके यूज है, आरयूबीपी के यूज है। देन इस तरह से आपकी साइकिल क्या होगी, रन होगी और एट लास्ट आपको कितना, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज का फॉर्मेशन वहां पे देखने को मिलेगा। ठीक है, क्लियर। सो ये जो साइकिल है आपकी, ये साइकिल में कुछ उसी तरह से दिखाया हुआ है, देखो यहाँ पे दिखाया गया है 3x आरयूबीपी, मतलब 3 मॉलिक्यूल आरयूबीपी का लिया गया है। देन 3x कार्बन डाइऑक्साइड लिया गया है। ठीक है,
देन यहाँ पे आपको कहा गया 6x G3P, मतलब G3P बन गया, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे 1x मॉलिक्यूल जो हो वो एज अ ग्लूकोज या स्टार्च बनाने में जा रहा है, सुक्रोज बनाने में जा रहा है, ठीक है। एंड बाकी जो है व्हाट हैपेंड, ठीक है। सो यहाँ पे अगर हम लोग देख रहे हैं क्या कि 3 मॉलिक्यूल ऑफ क्या हुआ, आरयूबीपी यूज हुआ, फिर यहाँ पे 3x कार्बन डाइऑक्साइड यूज हुआ, देन यहाँ पे आपका 6x हो गया, ठीक है, यहाँ पे भी 6x हो गया। ये हुआ कैसे, इन चीजों को देखेंगे। और एट लास्ट यहाँ पे 1x ओनली आपको क्या मिल रहा है, ग्लूकोज या सुक्रोज देखने को मिल रहा है, जो कि अभी हमने यहाँ पे बताया। आप यहाँ पे 3x लेके चलोगे, 3x लेके चलोगे तो लास्ट में आपको 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज मिलेगा, और अगर आप 1x लेके चलोगे तो वो लेस देन क्या होगा, 1 मॉलिक्यूल मिलेगा। क्लियर। अगर कार्बन या सॉरी अगर आरयूबीपी 1 मॉलिक्यूल है तो जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल होगा वो क्या होगा, लेस देन 1 होगा, 1 से भी काफी कम, ठीक है। बट अगर आप 3 मॉलिक्यूल आरयूबीपी एक साइकिल में रन कराओगे और 3 कार्बन डाइऑक्साइड भी उसमें रन करेंगे, देन इस तरह से क्या होगा, जो पूरा आपका बनने वाला है वो कितना होगा, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अब यहाँ पे समझ लो, हम लोग और डिटेल में इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया ना बच्चा कि 3x मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की यूज करना है हम लोग को, ठीक है। बिकॉज हम लोग को 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बनाना है, दैट्स व्हाई हम लोग को 3x मॉलिक्यूल ऑफ किसका, कार्बन डाइऑक्साइड एंड आरयूबीपी का यूज करना होगा, ठीक है। क्लियर। अब देखो यहाँ पे आगे समझो, यहाँ पे जो आपका आरयूबीपी था, ठीक है, ये हो गया आपका क्या, आरयूबीपी, ठीक है। जो आपका आरयूबीपी था, जब ये साइकिल में रन करता है तो सामने से क्या होता है, एक कार्बन डाइऑक्साइड आता है, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड के भी कितने मॉलिक्यूल, 3 मॉलिक्यूल, और इसके भी कितने मॉलिक्यूल, 3 मॉलिक्यूल ना, इसके 3 मॉलिक्यूल, इसके भी 3 मॉलिक्यूल, ठीक है। अब हुआ क्या कि ये 5 कार्बन पहले से है, ठीक। यहाँ पे कहा गया कि एक कार्बन एक मॉलिक्यूल से, यानी कि अगर हम इसको एज इट इज देखें तो हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं, 3 मॉलिक्यूल हम लोग सीधा सीधा दिखाते हैं ऐसे, चलो ये इसके 3 मॉलिक्यूल्स कर लेते हैं हम लोग ऐसे। अगर हम इसको ऐसे 3 मॉलिक्यूल दिखा दें तो कार्बन डाइऑक्साइड में भी 3 मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। ये आपके 3 मॉलिक्यूल आरयूबीपी हो गए। जैसे अब आप इसको इस तरह से देख सकते हो, 1x 1x और 1x, ये 3x आपके क्या हो गए, आरयूबीपी हो गए। जब ये आरयूबीपी आगे चलते हैं तो इसमें 3x कार्बन डाइऑक्साइड के मिलता है, जिसकी वजह से तीनों मॉलिक्यूल में एक एक कार्बन डाइऑक्साइड आकर के क्या होता है, उसमें जुड़ जाता है, अटैच हो जाता है। मीन्स अगर हम लोग यही कह रहे हैं कि यही साइकिल जब यहाँ से इस तरह से मूव करके, ठीक है, आगे जाता है यहाँ पर, तो इसमें क्या मिला हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ है, दैट्स वाई हम लोग कह सकते हैं कि ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और एक ये मॉलिक्यूल एक्स्ट्रा आकर के जुड़ जाएगा, ठीक है। ये जो मॉलिक्यूल आकर के जुड़ा हुआ है इसको हम रेड कर देते हैं ताकि आपको समझ में आ सके। और सॉरी, ये रेड कर दिया। ये जो रेड वाला होगा ये एक कार्बन डाइऑक्साइड जो आया हुआ है, ऐसे ये हर मॉलिक्यूल्स में जुड़ जाएगा, ठीक है। अब अगर हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, देखो यहाँ पे आप समझ लो थोड़ा सा, यहाँ पे क्या हुआ कि आपका मतलब ये 3 मॉलिक्यूल आपके क्या थे, आरयूबीपी थे, और ये इसने क्या किया, 3 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को लिया, और ये इस तरह से कुछ यहाँ पे इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा। जब एक कार्बन डाइऑक्साइड आकर के मिलेगा तो कितने कार्बन हो गए यहाँ पे, 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन हो गए। इसी तरह से इन सब में भी क्या होगा, सारी चीजें जुड़ जाएंगी, ठीक है, एज इट इज ऐसे, ठीक।
कॉपी करते हैं हम लोग इसको ऐसे, ठीक है। देन इस तरह से ये तीनों मॉलिक्यूल आपके यहाँ आ गए, ठीक है। और फिर ये तीनों मॉलिक्यूल अगर हम लोग कहें कि एज इट इज यहाँ से टूट जाए, ऐसे बीच से ये यहाँ से ऐसे क्या कर जाए, ब्रेक कर जाए, ठीक है। ब्रेक करने का मीन्स आप समझ लो, जैसे हमने कहा कि ये इतने मॉलिक्यूल्स आपके क्या हो रहे हैं, टूट जा रहे हैं, ठीक है। ये इतने मॉलिक्यूल आपके टूट जा रहे हैं इस तरह से, और टूट करके ये आ करके इस तरह से कुछ यहाँ पे दिख जाए। तो बताओ इसमें कितना डिफरेंस है? कोई डिफरेंस है? हाँ, बस इतना डिफरेंस कि यहाँ पे एक तो रेड वाला हमने इसलिए दिखाया क्योंकि हम आपको ये पता चलता रहे कि ये वाला जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड से आया हुआ कार्बन है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि 6 मॉलिक्यूल हो गए इसके, कितने? 6 मॉलिक्यूल हो गए। आप यहाँ इस साइकिल में देख सकते हो कि वही सेम स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया हुआ है, ठीक है। देख लो सेम स्ट्रक्चर, ठीक है। और इस सेम स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं क्या है, 3 फॉस्फोग्लिसरेट कहते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, 3 फॉस्फोग्लिसरेट कहते हैं। और इस तरह से हमने बोला था ना कि सबसे पहले क्या करना है, आपको कार्बन डाइऑक्साइड को उस साइकिल में फिक्स कर देना है, कोई ना कोई एक स्थान दे देना है, कोई ना कोई एक प्लेस प्रोवाइड कर देना है। तो सबसे पहले हम लोग ने यहाँ पे क्या किया, उस कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ पे एक प्लेस प्रोवाइड कर दिया, एक प्लेस मिल गया प्रॉपर उसको, ठीक है। अब वो उस प्लेस पे क्या करेगा, पड़ा रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो स्टेप आप आगे, अब क्या कहा गया है कि रिडक्शन ऑफ फॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है। जो 3 फॉस्फोग्लिसरेट बना हुआ है, मतलब तीसरे कार्बन पे फॉस्फेट लगा हुआ है और ये पूरा जो आपका है ग्लिसरेट है, इनमें क्या किया जाएगा, जो एटीपी बन के आई थी कहां से, लाइट रिएक्शन से, लाइट रिएक्शन से जो एटीपी बन के आई थी, वो एटीपी को यहाँ पे यूज किया जाएगा, 6 एटीपी के फॉर्म में यूज किया जाएगा। और उन 6 एटीपी में से क्या निकाल लिया जाएगा, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकाल लिया, तोड़ दिया जाएगा। और जैसे ही इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को तोड़ा जाएगा, इसमें एनर्जी आ गई, एनर्जी इसको दे दी गई, और यहाँ पे एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, जो रोता हुआ बच्चा अपने भाई के पास से जिसने लॉलीपॉप छीन लिया था, तो वो रोता हुआ बच्चा कहाँ पे गया था, मम्मी के पास में, वही ये रोता हुआ बच्चा है जो यहाँ से भागता हुआ कहाँ जाएगा, लाइट रिएक्शन में भागता हुआ जाएगा, याद है? हाँ। तो ये आपका भागता हुआ वहां जाएगा, और फिर से वहां से इलेक्ट्रॉन लेगा, क्लोरोफिल के थ्रू बनाया हुआ, और इलेक्ट्रॉन लेकर के फिर से क्या होगा, एटीपी बन जाएगा। क्लियर? बिल्कुल सही, ठीक है। देखो यहाँ पे सो वही चीज, यहाँ पे एटीपी इसको दी गई, अब ये क्या किया, आगे चला, ठीक है। फिर NADPH2 जो बना हुआ था वहां पर, ठीक है, लाइट रिएक्शन में जो NADPH2 बना था, उसी NADPH2 को यहाँ पे फिर से क्या किया गया, यूज कर लिया गया, ठीक है। एंड यूज करने के बाद में फिर से देखो NAD प्लस, ठीक है, एंड H जो था वो अलग निकाल लिए गए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए गए, ठीक है। और ये सारी प्रोसेस में देखो दोनों ही चीजों का यूज कर लिया गया जो हम लोग ने लाइट रिएक्शन में बनाया था, ठीक है। एक तरह से जो आपके एटीपी बने थे लाइट रिएक्शन में वो भी यूज हो गए, जो आपके NADPH2 बने थे वो भी लाइट रिएक्शन में वो भी क्या हुए, यूज हो गए। एट लास्ट यहाँ पे आपको एक और प्रोडक्ट मिला जिसमें आपके 6 मॉलिक्यूल्स थे इस तरह से, ठीक है, जिसमें आपके इस तरह से 6 मॉलिक्यूल थे। अब इस 6 मॉलिक्यूल में से एक मॉलिक्यूल को निकाल लिया गया, ठीक है। इतना हम यूज कर देते हैं ये पूरा, देखो ये आपके 6 मॉलिक्यूल थे, इसमें से एक मॉलिक्यूल को क्या किया गया, हटा दिया गया बाहर, ठीक है। एंड बाकी जो मॉलिक्यूल बचे हुए हैं, एक मॉलिक्यूल तो चला गया कहाँ पे, ग्लूकोज के फॉर्मेशन में, और बाकी जो मॉलिक्यूल बचे हुए हैं इनको वापस से रीजनरेट, जोड़ करके इनको दोबारा से जोड़ करके इनसे क्या किया जाएगा, रीजनरेट किया जाएगा, किसका, RUBP का। देखो यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल जो थे उनमें से क्या किया गया, एक को बाहर निकाल लिया गया, ठीक है। यहाँ पे जो 6 मॉलिक्यूल थे आपके उसमें से एक को बाहर निकाल लिया गया, यहाँ से एक बाहर निकला हुआ है, बाकी 5 बचे, इन 5 को दोबारा से जोड़ करके क्या बनाया जा रहा है, रूबिलोज को फॉर्मेशन किया जाएगा। जैसे ही देखो यहाँ पे अब हुआ क्या, यहाँ पे अब किस तरह से इसको जोड़ सकते हैं, तो अगर आप देखोगे तो कह सकते हैं क्या कि यहाँ से ये वाला, ठीक है, ये दोनों आकर के इसमें जुड़ जाए, और ये जो एक था, ठीक है, ये अकेला जो था ये आकर के इसमें जुड़ जाए, ठीक है। एंड देन ये जो था, कितने मॉलिक्यूल्स बनाने हैं, 3 मॉलिक्यूल्स ना, ये आकर के यहाँ जुड़ जाए और ये भी आकर के यहाँ, ठीक है। देन उसी तरह से यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये आकर के क्या जुड़ जाएगा, इसमें जुड़ जाएगा, ये 5 मॉलिक्यूल्स हो गए, और ये अकेला जो था वो आकर के यहाँ जुड़ जाएगा इस तरह से, ठीक है।
एंड ये अकेला बचा यहाँ पे, तो ये इसमें जुड़ जाएगा। अरे यहाँ पे 6 हो गया ना। सो एक फॉस्फेट जो बचा हुआ बेटा, वो यहाँ से फिर से इनको एटीपी दी जाती है। ठीक है, फिर से यहाँ पे देखो इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको बना हुआ दिखेगा। मतलब यहाँ पे हम लोग ने देखा, यहाँ पे हम लोग ने देखा कि ये दो मॉलिक्यूल तो हमारे आरयूबीपी तैयार हो चुके हैं, आरयूबीपी प्रिपेयर हो चुके हैं, बट अभी भी एक जो है वो आपका कंप्लीटली बना नहीं हुआ, क्योंकि इसमें एक फॉस्फेट अभी यहाँ पे चाहिए होगा ना। सो यहाँ पे कहा क्या गया है, देखो ये जो आपका रुबिलोज 5 फॉस्फेट है, ठीक है, इसके ऊपर ठीक है क्या किया जाता है, एटीपी से फिर से ऐड कराया जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे एक फॉस्फेट क्या होता है और आ जाता है। ठीक है, सो हम लोग देखेंगे कि एट लास्ट यहाँ पे जब इसको एटीपी दी जाएगी तो उसमें से एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो होता है, वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यहाँ से निकल करके आकर के वो इससे क्या होगा, अटैच हो जाएगा, एंड इस तरह से आपके 3 मॉलिक्यूल ऑफ आर यू बी पी टोटली क्या होंगे, प्रिपेयर हो जाएंगे, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रीजनरेशन। ये प्रोसेस क्या कहलाया, रीजनरेशन कहलाया। ठीक है, एंड इन दिस वे जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल होते हैं वो टोटली क्या होते हैं, आपके प्रिपेयर हो जाते हैं, और इस तरह से वो टोटली यहाँ पे बनते हैं। होप है सारी चीजें समझ में आई होंगी। आपको एग्जाम में इतना डिटेल में नहीं जाना है, और ना ही आपमें एग्जाम में बहुत ज्यादा डिटेल में कभी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, बट सम टाइम दे आर आस्क्ड। ठीक है, व्हाट इज द आरयूबीपी एंड व्हाट इज द रीजनरेशन। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपसे पूछे जाते हैं, दैट्स वाई हमने क्या किया, यहाँ पे हर एक पेज को या हर एक चीजों को डीपली एक्सप्लेन किया है। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आ बेटा तो एक बार आप कमेंट कर सकते हो, या अगर आपको देखो एज आपको लगा हो कि नहीं आप दोबारा देख सकते हो तो आप समझ जाओगे, तो आप इस वीडियो को रिवाइंड करके फिर से एक बार आप देखने की समझने की कोशिश करना। सिंपल सी चीज है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा, एंड मे भी हो सके इट्स पॉसिबल सो आपके कॉपीज में ये जो साइकिल है ये बनी होनी चाहिए। ठीक है, दिस इज द कैल्विन साइकिल और डार्क रिएक्शन। ठीक है, ये बनी होनी चाहिए, बिकॉज अभी क्लास 11th में इसका बहुत यूज है। ठीक है, वहां पे भी हम लोग को इसके बारे में पढ़ना है, बट क्लास 9th के लिए, सॉरी क्लास 10th के लिए इसमें से कभी कभी कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आईयूबीपी क्या है। ठीक है, या कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं व्हाट इज द कार्बन फिक्सेशन। ठीक है, समटाइम्स से ऐसे क्वेश्चन आते हैं, या डार्क रिएक्शन क्या है। ठीक है, तो ये चीजें आपसे पूछी जाती हैं, अंडरस्टैंड। तो उम्मीद करते हैं आज की सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। सो जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होने वाला बेटा, ठीक है, वो होगा आपका, हम लोग ने इस तरह से सारी चीजें कंप्लीट कर ली प्लांट्स में, मतलब जो न्यूट्रिशन वाला पोर्शन था प्लांट्स का, वो अब हम लोग ने टोटली क्या किया है, कंप्लीट कर लिया है। एंड नेक्स्ट जो हम लोग का टॉपिक होने वाला है वो आपका होगा न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के ऊपर। ठीक है, अब ये जो टॉपिक है ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, खुश रहिए, ठीक है, एंड एंजॉय करिए और एग्जाम का प्रिपरेशन करते रहिए। ठीक है, एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।